क्वेश्चन नंबर 11 है P and Q are centers of circles of radii 9 cm and 2 cm respectively। दो सर्कल हैं जिनके सेंटर है P and Q। तो जो सर्कल जिसका सेंटर P है उसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर और वो सर्कल जिसका सेंटर है Q उसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। अभी कहता है PQ इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। R इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक और सर्कल है जिसका सेंटर R है और उसकी रेडियस है x सेंटीमीटर, which touches given circles externally। क्या बात है, ये कह रहा है कि जो R है, जो सर्कल है जिसका सेंटर R है, वो सर्कल इन दो सर्कल्स को टच कर रहा है एक्सटर्नली, मतलब बाहर से टच कर रहा है सिर्फ। तो मैं देखिए इसकी फिगर बनाता हूं। फिगर कुछ इस तरीके से है कि ये हो गया R, सेंटर वाला सर्कल, ये हो गया P और ये हो गया Q। यही बोला इसमें। जो P है उसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर। अभी मैंने ऐसे क्यों बनाई है बताऊंगा। अभी हमें बताया कि रेडियस इस सर्कल की हर जगह रेडियस 9 सेंटीमीटर की होगी। जो Q है उसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बस रेडियस दिखा रहा हूं मैं ऐसे। नेक्स्ट जो R है उसका सेंटर, ये जो R सर्कल है जिसका सेंटर R है उसकी रेडियस है x सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है क्या कि जो PQ है वो है 17 सेंटीमीटर। ये है देखो P, ये Q है, तो P से Q तक, जो P से Q तक है वो है 17 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो एंगल है गिवन दैट एंगल PRQ वो है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। राइट एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट। तो देखिए दो चीजें बोल रहा है, कह रहा है एक तो इक्वेशन बनाइए x में और उसे सॉल्व भी करना है। तो सिंपली आप एक चीज देखिए, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और इसमें ये राइट एंगल है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस है। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये देखिए ट्रायंगल PRQ, PQ हमारा हाइपोटेनियस है, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा PR प्लस RQ स्क्वायर। PQ है हमारा कितना, देखिए PQ हमारा है 17 का स्क्वायर। PR हमारा क्या है, PR मैंने क्यों बनाया था, देखिए PR है हमारा 9 प्लस x, 9 प्लस x। RQ क्या है हमारा, RQ x प्लस 2, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 17 का स्क्वायर खोलेंगे 289, इसका स्क्वायर 9 9 जा 81 प्लस x स्क्वायर 2 9 जा 18x प्लस x स्क्वायर 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4x। ये हो जाएगा 289 इक्वल्स टू x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 18x और 4x हो जाएगा हमारा 22x, 81 और 4 हो जाएगा हमारा 85। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 85 इक्वल्स टू 289। 289 को इधर ले आते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 22x, और देखिए जब 289 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जब माइनस का हो जाएगा तो 85 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आएगा हमारा 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ बचेंगे 4, 8 में से 8 जाएगा तो 0 और 2
इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा 2x² प्लस 22x माइनस 240 इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। ये एक कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, जो इसने बोला था कि राइट द इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट। अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा ये हो गया है पूरा का पूरा इक्वेशन x में। नेक्स्ट अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व में क्या होगा, x की वैल्यू आने वाली है। जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू दरअसल है क्या, रेडियस ऑफ सर्कल है। x की वैल्यू है रेडियस ऑफ सर्कल। तो मैं इसको रख कर देता हूं फिगर को, ये आपने बना ली होगी। अब देखिए मैं लिखता हूं यहां पे 2x² प्लस 22x माइनस 204 इक्वल्स टू 0। तो देखिए 2 कॉमन आ रहा है, x² प्लस 11x। इस 2 को जब कॉमन लेंगे तो नीचे पहुंचा दिया और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप आप कर लीजिएगा। वैसे आप समझ गए। 2 अगर मैं कॉमन लूंगा, सब में से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो जब सब में से 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे 2 आएगा। फिर 2 देखो नीचे चला जाएगा 0 के, और फिर क्या बचेगा यहाँ पे 0 सिर्फ। अब 102 के फैक्टर करने की 11 बन जाए, तो 102 के फैक्टर क्या हो सकते हैं देखिए। 2 5 10, 2 1 2, 17 3 51 और 3 1 3। तो अगर मैं 3 और 2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 आता है, और इस 6 को अगर 17 में से माइनस कर दूं 11 बचेगा। देखिए, और 11 ही चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17x माइनस 6x इक्वल टू 11x। तो मैं 11x जहाँ पे लिखा है वहां पे ये लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा x² प्लस 17x माइनस 6x माइनस 102 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए x कॉमन ले लेते हैं। 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बना के x कॉमन ले लिया। यहाँ बचा x प्लस 17। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 6 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ बचेगा x प्लस 17। देख लीजिएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ x प्लस 17 दोनों टर्म्स के अंदर है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये बचेगा। अब हम सेपरेटली इक्वल रखेंगे 0 के। इसे एक बार दोबारा समझिए। मैंने x प्लस 17 कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो ये इस वाली टर्म से जब मैं x प्लस 17 ले लूंगा तो x बचेगा, ये माइनस उतर जाएगा। और x प्लस 17 इस टर्म से लूंगा तो 6 बचेगा। अब 0 के इक्वल रखते हैं। यहां से x की वैल्यू आई माइनस 17, यहां से x की वैल्यू आई 6 में पॉजिटिव। तो देखिए जो रेडियस होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी। तो हमारी जो x की वैल्यू रहेगी वो x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि हमारे देखिए क्वेश्चन में सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, यहां पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है 3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceeds the difference of the squares of the other two by 60. Find the numbers. तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 3 consecutive natural numbers नहीं दे रखे हैं, हमें खुद लेट करने हैं। तो देखिए आपको बता दो consecutive natural numbers क्या होते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1, तो 1 का consecutive मतलब 1 के जस्ट बाद आने वाला नंबर होता है 2। तो 1 का consecutive होता है 2, 2 का consecutive होता है 3, 3 का consecutive होता है 4 एंड सो ऑन। मैंने बोला नंबर 1067, तो 1067 का consecutive नंबर होता है 1068, देन 1069 और आगे सो ऑन। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखिए, यहां पे हमें पता नहीं है कि हमारा कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या है, तो उसके लिए हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो देखिए सिंपल क्या होता है, एक छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी चीज देखिए। अगर मेरे को 1 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर पता लगाना है क्या है, तो मैं 1 में 1 ऐड कर देता हूं, तो 1 के बाद आता है 2। अगर मेरे को 2 के बाद पता लगाना है कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, तो उसमें अगेन मैं 1 ऐड कर दूंगा, आएगा 3।
मेरे पास एक नंबर है 98, मेरे को अगर इसका कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड आउट करना है तो मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूं तो कंसेक्यूटिव नंबर आ जाता है। तो क्या पता चल रहा है कि अगर किसी भी नंबर का हमें कंसेक्यूटिव नंबर पता लगाना है तो उसमें हमें 1 को ऐड कर देना है। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर को मैं इस तरीके से लेट करता हूं। देखिए मैंने एक लेट करा नंबर x, x का कंसेक्यूटिव क्या होगा कि x में क्या प्लस कर दो 1, तो x का जो नेक्स्ट नंबर होगा वो x प्लस 1 होगा। x प्लस 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसमें भी क्या प्लस कर देता हूं प्लस 1, जब प्लस 1 करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस 2। तो लेट x plus 1 x plus 2 are the 3 consecutive natural numbers। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से बहुत ध्यान से समझना है। इसने बोला है आर सच दैट, ये 3 नंबर इस तरीके से हैं, द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर, ठीक है मिडल नंबर है ये, इस नंबर का स्क्वायर कर दिया भैया, एक्सीड्स बढ़ा हुआ है मतलब इनसे इंक्रीज है, इनसे बड़ा है। द डिफरेंस किनसे बड़ा है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का अगर डिफरेंस करेंगे तब भी ज्यादा है ये, इन दोनों नंबर मतलब किसका, देखिए x से बड़ा नंबर होता है x प्लस 2, आपको पता है कि x के बाद 1 प्लस करा, इसमें फिर 1 प्लस करा, तो x से बड़ा नंबर है ये, तो इसको आगे लिखेंगे अगर हमें डिफरेंस दिखाना है। अगर हमें माइनस करना है तो बड़ा नंबर आगे लिखते हैं, छोटा पीछे। ये वाले इस मिडिल नंबर का जो स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स मतलब इंक्रीज है, बड़ा है, किनसे, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स। दो, ये जो दो अलग नंबर लिखे हुए हैं इनके स्क्वायर का डिफरेंस कर दो तब भी ये बड़ा है, तो मतलब ये क्या है, बड़ा है इन दोनों से, इन दोनों के डिफरेंस से। तो इसको इक्वल रखने के लिए कितना बड़ा है पहले देखिए, ये 60 बड़ा है, ये 60 ज्यादा है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। लेकिन अगर हमें इक्वल रखना है तो देखिए 60 ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं इसमें 60 ऐड कर देते हैं, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अगर ये इसके पास 60 टॉफीज ऑलरेडी ज्यादा हैं, इनके पास नहीं है, तो बराबर करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, इनमें 60 ऐड कर देता हूं, तो दोनों बराबर है, इसके पास भी 60 होगी, इसके पास भी 60, दोनों इक्वल है। बस देखिए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए हमें लास्ट में नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। इसका फॉर्मूला खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम क्या करते हैं, हम इन सब चीजों को इधर ले आते हैं, ठीक है, यहां बचेगा 0। 4x, जब ये 2x इधर आएगा सबसे पहले इधर लिख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर। या एक काम करिए, इजीली और कर लेंगे, बाद में दिक्कत नहीं आएगी, इन सबको इधर ले आते हैं। तो यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4x जब इधर आएगा तो माइनस का 4x, और 2x उसमें से जब कटेगा तो यहाँ पे माइनस का 2x बचेगा। करके देखिएगा, माइनस का 4 हो जाएगा इधर आके, और प्लस का 1 उसमें से जाएगा तो माइनस का 3। अब ये इधर आएगा 60, माइनस का 60 और माइनस का 3 हो जाएगा माइनस 63, यहाँ बचेगा 0। ठीक है, ये हो गया आपके सामने। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो दोबारा फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्या करेंगे, यहाँ 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 63 से हो गई है, 63 के कुछ ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस का 2 आए, तो 9 7 जा 63, 7 1 जा 7, तो 9 में से अगर 7 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन हमें 2 माइनस का चाहिए, तो हम माइनस का 9 लेंगे, प्लस का 7 लेंगे, माइनस का 2 आएगा। तो इधर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 7x माइनस का 63 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 9 बचेगा, दोनों में से देखिए बीच में मेरे को माइनस का साइन चाहिए, तो आ रहा है बीच में माइनस का साइन, तो मैं प्लस ही लूंगा, प्लस का 7,
तो x अगर 7 इसमें से ले लूं तो यहाँ x बचेगा, माइनस का साइन 7 अगर इसमें से ले लूं तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है 63 के लिए 9 into 7 लिखा हुआ है, क्योंकि 9 7 का 63, 7 ले लूंगा तो यहाँ बचेगा 9, ठीक है, इक्वल टू 0। अब दोनों को हम पुट करते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं पहले, x माइनस 9 दोनों से कॉमन ले लिया है, इसके पीछे मल्टीप्लाई का साइन है। अब देखिए दोनों को सेपरेट तरीके से 0 के इक्वल रखते हैं, यहां से x की वैल्यू आई -7, यहां से x की वैल्यू आई 9। अब देखिए वैल्यू क्या रखनी है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमें इसमें वैल्यू क्या रखनी है। तो हाँ, अब नंबर क्या है मेरे पास, ये देखिए मैं एक बार वैल्यू रखता हूं 7 और एक बार 9 रख के दिखाता हूं। अगर मैं x रखता हूं 7, माइनस का 7 आइए, देखिए माइनस का 7 आइए, अगर मैं रखता हूं तो देखिए एक नंबर था मेरा x, इसकी वैल्यू -7, एक नंबर है हमारा x + 1, तो -7 + 1 कितना हो गया, -6, -7 + 1 हो गया -6, x + 2 -7 + 2 -5, ठीक है। तो अब देखिए ये सीरीज कैसे चल रही है, कंसेक्यूटिव नहीं चल रही। कंसेक्यूटिव क्या होता है, एक के बाद एक, क्या -7 के बाद -6 आता है या -8 आता है, -8 आता है, पर क्या आ रहा है यहाँ पे -6, जबकि -6 पहले आता है। शुरुआत कहां से हुई है, x से, x + 1 से, x + 2 से, मतलब इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए। तो इसमें भी देखिए -7 के बजाय के बाद यहाँ -6 नहीं आना चाहिए, -8 आना चाहिए, -8 के बाद -9 आना चाहिए, जबकि ये ऐसे चलना चाहिए, ये उल्टा चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। x की वैल्यू -7 हम नहीं ले सकते, तो x की वैल्यू 9 लेके देखते हैं। अगर x की वैल्यू 9 रखते हैं, पॉजिटिव 9, तो देखिए x + 1 कितना हो गया, 9 + 1 = 10, x + 2 कितना हो गया, 9 + 2 = 11। तो देखिए 9 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 11 आता है, तो इसका मतलब जो हमारी x की वैल्यू 9 आई है वो ही इस क्वेश्चन में x की रियल वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एक छोटा सा इसमें लॉजिक देखना है, लॉजिक कुछ भी नहीं है, वो भी बहुत आसान है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन लिखा है इफ x² + y² ब्रैकेट में है, फिर अगेन ब्रैकेट a² + b², मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इक्वल्स टू ये है ax + by का होल स्क्वायर। तो प्रूव करिए x/a = y/b होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये देखिए मैं पहले इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे, देन इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो आपको पता है कि जब मैं x² की a² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये a² x² आएगा, फिर अगेन x² की b² से करूंगा तो ये b² x² आएगा। अब y की करते हैं, +a² y², फिर इसकी करी हमने b² y² इक्वल्स टू, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a + b का, तो ये पूरा का पूरा a है हमारा, ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा b है, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे, हो जाएगा a² x²। कैसे होगा देखिए, अगर मैं लिख रहा हूँ ax का होल स्क्वायर + by का होल स्क्वायर + 2ax और by, जब ऐसे लिख रहे हैं हम, तो इसको जब मैं ओपन करूंगा ना तो ये हो जाएगा a² x², ये हो जाएगा b² y²। दोबारा समझ लीजिए, अगर लिखा हुआ है ax का होल स्क्वायर तो हम इसको लिख सकते हैं a² x², ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ये स्क्वायर दोनों को इक्वली मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे a² x² है, यहाँ पे भी a² x² है, यहाँ पे भी b² y² है, यहाँ पे b² y² है, दोनों प्लस के हैं। तो देखिए ये कट जाएगा इससे और ये कट जाएगा इससे, तो नेक्स्ट हमारे पास जो बचेगा वो ये बचेगा b² x²
प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आते हैं माइनस 2ax और by इक्वल्स टू 0। अब देखिए जो लॉजिक मैं आपको बता रहा था, जो एक छोटा सा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अब कैसे बन रहा है देखिए, यहाँ है bx, मतलब x के साथ b है और y के साथ a है। हमें बस इतना पता है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, अभी बताया तो मैंने जब यहाँ पे करा था। और इसको लिख सकता हूं मैं b के साथ x है और यहाँ b के साथ y है और सब मल्टीप्लाई में है, सब ऐसे हैं, सब ऐसे लिखे हुए हैं। तो आप लिख सकते हैं क्या, a की जगह b लिख सकते हैं और a को b की जगह पहुंचा सकते हैं। क्यों पहुंचा सकते हैं, देखिए कहीं पे लिखा है ये और कहीं पे लिखा है ये, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन सेम आएगी। 3 2 6, 6 6 36, 2 3 6, 6 6 36, मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगी, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा। बस मैंने इतना कर दिया है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 2bx और ay। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बन गया ये, a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab a एरा b एरा पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बन गया है हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपल छोटा सा काम करना है, वो समझना क्या है, हम इस 2 को इधर रूट क्रिएट कर देते हैं। जब भी जो स्क्वायर होता है वो जब दूसरी साइड में जाता है तो वो रूट बन जाता है, या कभी रूट दूसरी साइड में जाता है तो वो स्क्वायर बन जाता है। या तो आप दो एक काम करिए कि आप कर दीजिए ऑन स्क्वायर, ऑन टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो अगर मैं करता हूं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और जो भी चीज रूट के अंदर 2 बार होती है, वो पूरी की पूरी चीज जब भी 2 बार होती है तो एक बार बाहर आ जाती है, आगे। और 0 को तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि 0 × 0, क्योंकि एक ही बात है। और मैंने ये बोला जब 2 चीज कंप्लीटली अंदर होती है वो एक बाहर आ जाती है, तो 0 के ऊपर अगर रूट लिखा होता है तो उसका आंसर हमेशा 0 रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको उठा के इधर ले जाते हैं। अब देखिए हमें क्या बनाना था, x अपॉन a y अपॉन b, मतलब x इधर आना चाहिए, y इधर आना चाहिए, x के नीचे a आना चाहिए। देखिए a y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a × y। इसको लिख सकता हूँ मैं b × x। a को x के नीचे लाना है, b को y के नीचे, तो ये इसके नीचे आएगा और ये इसके नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन a y अपॉन b। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सिमिलर है हमारे क्वेश्चन नंबर 10 से, जो पार्ट 2 में आपने देखा होगा, पार्ट 3 में आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 10। A plane left 30 minutes late than its scheduled time। एक प्लेन है जो उसका एक्चुअल टाइम है, जिस टाइम उसको डिपार्चर होना था, जिस टाइम उसको अपने टेक ऑफ करना था, उससे वो आधे घंटे लेट हो गया है। और जिस डेस्टिनेशन पे जाना है वो डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर दूर है। उस डेस्टिनेशन पे अगर अब वो पहुंचेगा तो आधे घंटे लेट पहुंचेगा, लेकिन उस डेस्टिनेशन पे बिल्कुल करेक्ट टाइम पे जाना है, तो इस केस में वो अपनी स्पीड में 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड और इंक्रीज कर देता है। तो ये बताइए कि उसकी स्पीड क्या थी, क्या उसकी यूजुअल स्पीड है या थी। देखिए जो अब होगी, अगर उसको टाइम पे जाएगा तो उसमें 100 ज्यादा होगी, और जो पहले स्पीड थी वो क्या थी। तो जब हमें पता नहीं स्पीड क्या थी तो हम लेट करेंगे, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन be x किलोमीटर पर आवर। चलिए, तो x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी, यूजुअल स्पीड। तो देखिए यहां से अगर मैं स्पीड निकालूं,
मैं अपनी स्पीड निकालता हूँ फर्स्ट, तो मेरी फर्स्ट स्पीड आई है x किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट डिस्टेंस क्या है, ये जिस टाइप के क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही सॉल्व होने हैं हमेशा। डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर, आपके पास स्पीड आ गया, डिस्टेंस पता है आपको। अब टाइम बताइए क्या होता है। देखिए टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है हमारा इसका टाइम निकालने का। तो ये टाइम निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको लिख देता है, इसको हम ऐसे कर देते हैं फॉर्मूले के रूप में, आपको पता चलता है कि फॉर्मूला है। तो यहां से देखिए टाइम क्या निकलेगा, डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर और ये है हमारा x किलोमीटर पर आवर, ये कट जाता है, ये r भी ऊपर चला जाएगा, तो हमारा टाइम लगेगा 1500 अपॉन x r, इतना टाइम लगने वाला है। ठीक है, ये टाइम है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये वो टाइम है जिसके अंदर ये लेट हो चुका है। जो टाइम, जिस टाइम देखिए आधे घंटे लेट, शेड्यूल टाइम से आधे घंटे लेट हो गया है, तो वो कितने बजे वहां पहुंचेगा, तो वो इतने बजे वहां पहुंचेगा। मतलब इसके अंदर आधे घंटा जो लेट हो गया ना वो भी इंक्लूड है, क्योंकि आधे घंटा लेट वहां से निकला है तो वो भी इंक्लूड है। अब दूसरा केस क्या कहता है कि जब हम करेक्ट टाइम पे पहुंचना चाहते हैं, इस टाइम पे नहीं, ये तो आधा घंटा लेट है, करेक्ट टाइम पे पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्पीड में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंक्रीज कर देते हैं। तो तब क्या स्पीड हो जाएगी हमारी, तब देखिए तब स्पीड हो जाएगी, स्पीड 2 मानता हूं, हमने उसके अंदर इतनी स्पीड इंक्रीज कर दी है। ठीक है, यूजुअल स्पीड में 100 ज्यादा कर दी है, डिस्टेंस अब भी वही है, उसी डिस्टेंस पे जाना है। इतनी स्पीड इंक्रीज करने के बाद, 100 इंक्रीज करने के बाद अब वो टाइम पे पहुंचेगा, बिल्कुल करेक्ट, आधा घंटा नहीं होगा लेट, बिल्कुल टाइम पे। तो वो टाइम क्या है, तो देखिए टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम, इसकी यूनिट भी आर में आएगी। कैसे आएगी मैंने आपको यहां बता दिया आर में। अब देखिए मान के चलिए ये पहुंच रहा है 12:30 बजे, आधा घंटा इंक्लूड है इसमें आधा घंटा इंक्लूड है, हमने मान लिया है। तो ये कितने बजे पहुंचेगा, अगर ये 12:30 बजे पहुंच रहा है और आधे घंटे लेट है, तो ये पहुंचेगा 12 बजे, 12 बजे पहुंचेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 12:30 माइनस 12 बजे इक्वल्स टू 30 मिनट, आधा घंटे के तो बराबर ही होगा, कि अगर 12:30 में से 12 बजे निकाल दूं तो बचेगा क्या, ये बचेगा, तो ये मैंने लिख दिया। तो ऐसे मैं लिखने वाला हूं क्या, देखिए ये वो टाइम है आर में याद रखना है, आर में है, इसकी यूनिट आर है। इसमें से अगर माइनस कर दूं ये वाला टाइम, तो क्या डिफरेंस आ रहा है, 30 मिनट्स का तो आ रहा है। देखिए ऐसे जो मैंने बताया 30 मिनट्स का तो डिफरेंस आ रहा है, ये भी आर में, ये भी आर में, ये हमारा मिनट्स में, तो इसको मैं किस में चेंज कर दूंगा, आर में। 60 से डिवाइड करते ये आर में चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा ऐसे, 3 1 जा 3 2 जा, तो हमारे पास बचेगा 1/2। इतनी बात मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैंने ऐसे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, सिंपल ऐसे कि 30 में से ऐसे 60 लिखा, ये r हो गया, ये 2 ये 1/2। दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लिया तो ये हो गया x प्लस 100, x ने x को डिवाइड करा, बचा ये, इसकी मल्टीप्लाई इससे, x प्लस 100 माइनस इसने इसको डिवाइड करा, बचा ये। अब यहां पे हमारे पास क्या बचा, 1/2 बचा। ठीक है, 1/2 बचा। नेक्स्ट क्या करेंगे कि अब मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, यहां मल्टीप्लाई करी,
1500 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो ये आएगा, इसकी x से होगी तो ये आएगा, माइनस यहाँ x लिखना भूल गए, जब हम इसका एलसीएम लेंगे इससे ये डिवाइड होगा, बचेगा x की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये हो गया ऐसे 1/2। नीचे बचा क्या, नीचे बचा x प्लस 100, तो देखिए इससे ये कट गया, यहाँ बचेगा 1 5 1 2 3 4 अपॉन x प्लस 100 इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट इस 2 की मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो हो जाएगा 30 1 2 3 4, और इसकी पूरे की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो ये x प्लस 100, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया x² प्लस 100x। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, कैसे, x² प्लस 100x, जब ये इधर उठ के जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और इधर बचेगा 0, ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब सॉल्व हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही करनी है, हमें दरअसल इसके फैक्टर्स करने हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 3 लाख के फैक्टर्स कुछ ऐसे करने हैं कि 100 आ जाए। तो देखिए इसके मैं फैक्टर्स क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले ये देखिए, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 30, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख। अब देखने की बात ये है, तो अब देखने वाली बात ये है कि यहां पर हमें फैक्टर बहुत इजी तरीके से करेंगे। देखिए मैं इनको कुछ ऐसी तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है, 30 को लिख सकता हूं मैं 15 इंटू 2, 15 2 ज़ा 30, फिर उस 15 को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 2, 30 को मैं ये लिख सकता हूँ, और ये 10, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 6 की मल्टीप्लाई अगर मैं इन दो 10 से कर दूं तो 600, 5 की मल्टीप्लाई इन दो 10 से कर दूं 500, 600 में से 500 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 100, ठीक है, तो दो मेरे पास टर्म्स आ गए जिनकी वजह से 100 बन रहा है, तो मैं यहां लिख सकता हूं x² प्लस 600x माइनस 500x माइनस 3 lakhs, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, स्पीड निकाल कर, भैया x हमारी स्पीड है, पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो इधर देखिए मैं x कॉमन ले रहा था इन दोनों में से, जब मैंने x कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 600, इन दोनों में से माइनस का साइन और 500 कॉमन ले रहा हूं, माइनस का साइन और 500 कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर बचेगा x प्लस 600, और यहाँ पे ये ऐसे कर दीजिए जिससे दिक्कत ना हो, ठीक है। अब x प्लस 600 दोनों साइड, दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 500 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यूज को सेपरेट रखते हैं 0 के इक्वल, यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस 600, यहां से x की वैल्यू आएगी पॉजिटिव 500, और देखिए आप एक चीज कि माइनस में वैल्यू आ रही है तो ये तो हम नहीं लेंगे, माइनस वैल्यू हम नहीं लेते हैं, हम लेते हैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, तो हमारे प्लेन की जो स्पीड रही होगी ना पहले जब वो लेट हो गया था, तो उसकी स्पीड रही होगी 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। Question number 15. 1/4 of the herd of camels was seen in forest. Twice of square root of the herd had gone to mountains, and remaining 15 camels were seen on the bank of the river. Find the total number of camels. Let x be the total number of
कैमल्स। अब सिचुएशन देखना क्या बनती है कंडीशन। 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ कैमल्स वाज सीन इन फॉरेस्ट। कैमल का झुंड है, यहाँ पे x कैमल्स कह लीजिए, x हर्ड ऑफ कैमल बोल दीजिए, बात है। ये कह रहा है कि जितने भी कैमल्स हैं ना, जितने भी कैमल्स हैं, उन कैमल्स का 1/4 पार्ट हमें फॉरेस्ट में दिखा। उन सब कैमल्स का 1/4 पार्ट, उन सभी कैमल्स का 1/4 पार्ट हमें कहां दिखा? फॉरेस्ट में। नेक्स्ट, ट्वाइस, दुगना कर दो किसका? स्क्वायर रूट करके दुगना करो, स्क्वायर रूट किसका? हर्ड मतलब कैमल्स का, कैमल्स का ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड। जो झुंड है ना, झुंड है एक्स हमारा, उसका स्क्वायर रूट करके ट्वाइस कर दो। हैड गॉन टू द माउंटेन्स, वो कहां पाया गया? माउंटेन्स में। ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैड गॉन टू माउंटेन्स। ठीक है, इतना हमें ये जो कैमल्स हैं, ये वाले कैमल्स हमें माउंटेन्स की तरफ पाए गए, इतने हमें पाए गए कहां पे? फॉरेस्ट की तरफ। अब कह रहे हैं 15 जो बच गए हैं 15 है, वो हमें किसी नदी के किनारे पाए गए, बैंक ऑफ अ रिवर। तो देखिए, अगर 1/4 ये थे और जो बच गए थे, इन सब को प्लस करूं तो लास्ट में सारे तो कैमल्स आएंगे, सारे आ गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये हो जाएगा x/4, 4 से एलसीएम ले लेते हैं। 4 ने 4 को डिवाइड करा, बचा 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे, x आएगा। यहाँ पे नीचे क्या है हमारे पास? 1, यहाँ पे भी 1, तो यहाँ 4 बचेगा, 4 2 सा 8, 160 इक्वल्स टू x। नेक्स्ट हो जाएगा x प्लस 8 अंडर रूट x प्लस 60 इक्वल टू 4x। ठीक है, अब देखिए हम सब इधर पहुंचा देते हैं सबको। तो जब ये x इधर जाएगा तो माइनस का x हो गया 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो माइनस का 8 अंडर रूट x, ये माइनस का 60 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब अगर मैं उठा के इधर ले जाऊंगा तो 0 इधर बचेगा। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को रेसिप्रोकल इस तरफ कर दिया शिफ्ट, तो 0 को इधर, सारा पार्ट इधर, तो बात एक ही है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं है तो मैं कैसे x की वैल्यू निकालूं? तो मेरे को अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जब भी कुछ ऐसा मेथड आ जाए ना, देखिए, जहां पे x की पावर 1 हो और दूसरे में x की पावर हाफ हो। हाफ कैसे? देखिए, आप इसको आप क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, हाफ। ठीक है, अब एक जगह x की पावर 1 है और एक जगह x की पावर हाफ है। ऐसे केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे केस में हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे वो देखिए। देखिए, मैं क्या करता हूं, मैं लेट करता हूं, लेट अंडर रूट x इक्वल्स टू y। जी हां, ये जो अंडर रूट x है उसको मैं y मान लेता हूं। तो मैं x को क्या मानूंगा? ये जो x है इसे क्या मानूंगा? तो देखिए, मैं x को क्या लिख सकता हूं? मैं x को लिख सकता हूं अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x। इस x को मैं लिख सकता हूं क्योंकि अंडर रूट x की मल्टीप्लाई अंडर रूट x से करूंगा तो x ही आएगा। और इन दोनों को लिख सकता हूं मैं y इंटू वाई, और इन दोनों को लिख सकता हूं मैं y का स्क्वायर। x को मैं ये दोनों पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, और ये वाला पार्ट y के इक्वल था, ये वाला पार्ट देखो y के इक्वल है, y की मल्टीप्लाई y से y स्क्वायर। तो मैं x को लिख सकता हूं y स्क्वायर। पता चल गया? अब इक्वेशन बना लेते हैं भैया। ये हो गया हमारा 3y स्क्वायर, ये जो x है अभी भी y स्क्वायर इसकी वैल्यू आई है, तो 3y स्क्वायर माइनस 8y अंडर रूट x की वैल्यू y है, माइनस 60 इक्वल्स टू 0। बन गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए, 3 की मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो 180 आएगा। 3 0 सा 0, 3 6 सा 18, 180 के फैक्टर करो कि 8 बन जाए। तो देखिए फैक्टर कैसे करते हैं, 3 6 सा 18 0, 3 2 सा 6 0, 2 1 सा 2 0, 2 5 सा 10, 5 1 सा। अब 8 बनाना है, तो देखिए 8 कैसे बनेगा,
3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा। बिल्कुल सही। देखिए अगर ये जो 3 है, देन ये जो 3 है और ये जो 2 है, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 18। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा 10, मेरे को चाहिए माइनस का 18, तो माइनस का 8, तो माइनस के 18 में से प्लस का 10 निकालेंगे तो माइनस का 8 बचेगा। तो इस तरीके से हम इसको अब लिख लेते हैं 3y² माइनस का 18y प्लस का 10y माइनस 60 इक्वल टू 0। 3y कॉमन ले लेता हूं, यहां y बचेगा, यहां 6 आएगा, प्लस 10 कॉमन ले लेता हूं, y माइनस 6 बचेगा 0। y माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं तो 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए, दोनों को मैं सेपरेट तरीके से 0 के इक्वल रखता हूं। यहां से y की वैल्यू 6 आ गई है, यहां से y की वैल्यू, पहले 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा और ये 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखें ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू क्या कैमल का जो झुंड हो सकता है नेगेटिव में हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये जो वाली वैल्यू है हमारी, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम नहीं लेंगे। हम लेंगे अपनी y इक्वल टू 6 को। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मैं सोचेगा आ गई वैल्यू। हमारी वैल्यू आनी है x में, यहां वैल्यू y में है, तो इसको x में चेंज करते हैं। सबसे पहले देखिए, अब जो करेंगे उससे पहले देखिए, हमने y को लेट क्या करा था, हमने y को लेट करा था ये √x इक्वल टू y। ठीक है, जो √x है वो मैंने y लेट करा था और y की वैल्यू है ये 6। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √x इक्वल टू 6। अब करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा, यहां x आएगा और यहां आ जाएगा 36। देयरफॉर x की ही वैल्यू निकालनी थी, 36 हमारे टोटल कैमल है। क्वेश्चन नंबर 16, जितना ही बड़ा है उतना इसका छोटा सॉल्यूशन है। समझना ये है इस क्वेश्चन में, देखिए बात यहां पे हो रही है हमारी श्रीमद् भगवद गीता में, जब जो अर्जुन है वो लड़ते हैं भीष्म पितामह से। तो इसमें वहां पे स्टोरी पे नहीं जाना, इस पे क्वेश्चन पे समझना है। द एंग्री अर्जुन कैरीड सम एरोज फॉर फाइटिंग विद भीष्म। जो अर्जुन है वो बहुत गुस्से में है, वो अपने साथ कुछ एरोज लेके आए हुए हैं, किनसे लड़ने के लिए, भीष्म से। अब ये क्या कहते हैं, विद हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म। कह रहे जितनी भी एरोज ये लेके आए हैं, मेरी बातें बिल्कुल ध्यान से समझना, इसी में आंसर है। जितनी एरोज अर्जुन अपने साथ लेके आए हैं, उन एरोज की आधी एरोज यूज कर ली गई है। किस चीज में, कि जो एरोज भीष्म की तरफ से अर्जुन के पास आ रही हैं, उन एरोज को तोड़ने या गिराने के लिए। ठीक है, तो भीष्म अर्जुन के पास मैं लेट करता हूं कि अर्जुन के पास है x एरोज। लेट x बी द टोटल नंबर ऑफ एरोज। अर्जुन हैड। ठीक है, अब इसकी जो हाफ एरोज हैं वो अर्जुन ने यूज कर ली है उन एरोज को गिराने के लिए, उन एरोज को कट डाउन करने के लिए जो भीष्म की तरफ से आ रही है अर्जुन के ऊपर। एंड विद 6 अदर एरोज, 6 अदर एरोज यूज करी गई हैं। ही किल्ड द रथ ड्राइवर और भीष्म, और भीष्म का जो रथ ड्राइवर है उसको मारने के लिए 6 एरोज और यूज करी गई हैं। ठीक है, विद 1 एरो ईच ही नॉक डाउन रिस्पेक्टिवली। देखिए एक एक एरो और यूज करी गई है किस चीज के लिए, नॉक डाउन करने के लिए।
रथ को नॉक डाउन करने के लिए, फ्लैग को द बो ऑफ भीष्म। तो कितनी एरोज हो गई हैं? रथ के लिए एक, फ्लैग के लिए एक और बो के लिए एक, 3 हो गई। फाइनली with one more than with one more than, देखिए वन मोर देन कहा है इसने कि वन ज्यादा है, वन मोर देन किससे ज्यादा है? 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरोज। जो एरोज है ना, जितनी भी एरोज हैं उसका स्क्वायर रूट कर लो, जितनी भी एरोज हैं उनका स्क्वायर रूट कर लो, 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट, 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरोज, इसका 1 मोर देन, इस लाइन का मतलब ये होता है 1 मोर देन, 1 ज्यादा है, 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरोज ही लेड, इतने एरोज में उसने भीष्म पितामह जो थे, भीष्म थे, उनको गिरा दिया, किस पे? एरो के बेड पे उनको लिटा दिया और उनको बिल्कुल अनकॉन्शियस कर दिया। तो इतनी सारी एरोज यूज हुई हैं, ये है वो सारी एरोज, और अगर ये सारी एरोज हैं तो इनका सम भी यही आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 और 3 9, 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस 4 अंडर रूट एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू x। बिल्कुल जस्ट देखिए अंडर रूट x वाला क्वेश्चन, इससे पहले जो हमने कैमल वाला क्वेश्चन करा है, ठीक है, जो कैमल वाला क्वेश्चन करा है बिल्कुल जस्ट वैसे ही। तो इसमें भी क्या करना है? इसमें भी हमें क्या करेंगे? लेट अंडर रूट x इक्वल्स टू y और x इक्वल्स टू y स्क्वायर। क्यों हो गया y स्क्वायर? क्यों लिखा? दोबारा देखिए, x को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x, और अंडर रूट x अभी आपने अंडर रूट x को y माना है तो y इंटू y, ये हो गया y स्क्वायर। तो इसलिए मैंने x को y स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, ये हमारे पास आ गई बात, ये थोड़ी अलग है। तो जहां पे हमारा x है वहां पे हम y स्क्वायर लिखेंगे, जहां अंडर रूट x है वहां पे हम y लिखेंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू यहां पे भी y स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? हम एलसीएम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एलसीएम। जब हम 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा 8y, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर 8y प्लस 20 2y स्क्वायर। सबको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। जब सबको इधर शिफ्ट करेंगे, ये y स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का y स्क्वायर। एक काम करते हैं, हम इसको शिफ्ट करते हैं, देखिए ये इधर आएगा, इसको हम इधर ले आते हैं। जब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। जब 2 माइनस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का वाई स्क्वायर उसमें से माइनस होगा तो माइनस का वाई स्क्वायर बचेगा, प्लस 8y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब हमें ये चीज नेगेटिव नहीं रहने देनी चाहिए, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सबको इस तरीके से लिखो कि पॉजिटिव हो जाए, तो सबको उठा के इधर ले जाओ, तो यहाँ पे आएगा 0 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 20, फिर उसको एज इट इज ऐसे घुमा के लिख देना, या फिर उसको उठा के लिख देना, बात एक ही है। या माइनस की मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड कर दो, यस माइनस की मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड कर दो, तो ये वाला पार्ट प्लस, ये सब नेगेटिव। तो मैं माइनस की मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड कर देता हूँ, इसका फर्क तो कुछ 0 तो कुछ भी नहीं होता, तो न्यूट्रल होता है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ये आया है तो सबको उठा के इधर ले जाइए, इधर बचा 0, ये प्लस का वाई स्क्वायर है माइनस का 8y, ये माइनस का 20, फिर इसको ऐसे लिख लो वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20 इक्वल टू 0। 20 के फैक्टर करेंगे तो 20 के फैक्टर देखिए क्या होंगे, 2 10 2 5 जा 5 बचा, 5 2 जा 10, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। हमें माइनस का 10 लेना पड़ेगा, ये प्लस का लेना पड़ेगा, प्लस का 2 लेंगे तभी माइनस का 8 आएगा। तो माइनस का 10y माइनस का 2 माइनस 20 इक्वल टू 0। y माइनस 10 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है,
क्योंकि अभी इसमें शायद थोड़ी गड़बड़ हो गई है। देखिए इसमें गड़बड़ ये हो रही है, यहाँ पे -8 आना है, तो मैंने -10 -2 लिख रखा है, तो -12 हो जाएगा, -10 -2 -12 हो जाएगा, इसको प्लस कर लो तो अभी आ जाएगा हमारा -8। ठीक है, अभी -8 आ जाएगा। अब देखो मैं y कॉमन लेता हूँ, ये y -10, यहाँ से मैं प्लस का 2 कॉमन लेता हूँ तो y -10 ये हो जाएगा y + 2 और ये हो जाएगा y -10 = 0। दोनों को सेपरेट तरीके से 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ y की वैल्यू -2 आएगी और यहाँ y की वैल्यू 10 आएगी। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, पर आंसर नहीं आया क्योंकि नेगेटिव एरोज तो हो नहीं सकते, पॉजिटिव एरोज होंगे। तो अब y की वैल्यू आई है 10, तो y किसके इक्वल रखा था हमने y रखा था इक्वल √x के, तो √x = y = 10 वैल्यू आई है। माइनस वाली नहीं लेंगे क्योंकि जो एरोज होते हैं वो माइनस में नहीं होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है x की, √x की वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूं मैं। तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा 100। तो इतनी एरोज अर्जुन अपने साथ लेके आए थे। ठीक है, यह क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब इसका बचता है दूसरा पार्ट। ये तो पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है, अब बचा है दूसरा पार्ट। पहला पार्ट क्या था? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हैड। तो x एरोज थी अर्जुन के पास जो थी वो आई 100। अब दूसरा पार्ट, Which mathematical concept is used in this problem? कौन सा मैथमेटिकल कंसेप्ट आप इस प्रॉब्लम में यूज कर रहे हैं? तो देखो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप जाहिर सी बात है आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, पर मान के चलिए आपके पास अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं और ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया तो आप वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख पाते हैं क्या? आप थोड़ा, हाँ बहुत है जो बच्चे सोच पाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर पता कैसे लगाएं कि हम इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं? जहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, जहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² + bx + c, या फिर ax² - bx - c, या ax² - bx + c = 0। जहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये x में पर यहाँ पे y में, कुल मिला के क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है। तो जहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो वो जो कंसेप्ट आप पूरे में लगाओगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही लगेगा। तो ये वाला क्वेश्चन के अंदर भी हमने जो मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज करा है वो यूज करा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका आंसर भी हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जाके आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। देखिए अब क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो अब इसको समझना है, देखिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में डिफरेंस ये है कि इसको समझना अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन है, ये सेम डायरेक्शन है, ठीक है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन होगी, इसमें सेम डायरेक्शन होगी। अभी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम केसेस होते हैं, दरअसल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वाटर होता है, रिवर होती है, जिसमें बोट होता है, बोट मतलब वही नाव। अब इसमें क्वेश्चन दरअसल देखिए ये रहेगा, उससे पहले समझिए क्या होगा। अगर क्वेश्चन आता है डाउनस्ट्रीम, क्वेश्चन आता है डाउनस्ट्रीम, तो समझिए कि ये हमारी बोट है, ठीक है, ये बोट हो गई हमारी। अब जो बोट है अगर वो फ्लो कर रही है पानी पे, या वो फ्लो ही करती है, ठीक है, अगर बोट की डायरेक्शन इस तरफ मूव कर रही है और मैं कहता हूं इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो स्ट्रीम है ये डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम,
डाउन स्ट्रीम का मैंने बोला था सेम डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये जो स्ट्रीम है पानी की, जो लहरें हैं, पानी जो है, पानी का मूवमेंट भी जो है वो हमारा इसी डायरेक्शन में, पानी का मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में। और मैंने कहा जो पानी की स्पीड है ना वो 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए अगर बोट भी 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलेगी और इसकी भी स्पीड है, पानी की भी स्पीड है, पानी भी पीछे से पुश दे रही है, पुश दे रहा है बोट को कि वो भी आगे बढ़े, और पानी का जो पुश है, पानी का जो फ्लो है, मूवमेंट है, 5 किलोमीटर पर आवर है। तो आप इस केस में देखना, बिल्कुल आप ये समझिए कि जब आप किसी माउंटेन से उतर रहे होते हैं, जब आप माउंटेन पे चढ़ रहे होते हैं, तब आपको काफी जोर पड़ता है चढ़ने पर, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है, एक ग्रेविटी का पुल भी होता है। और जब आप उससे उतर रहे होते हैं, जब आप उससे नीचे उतर रहे होते हैं, तो आपको बहुत ईजी तरीके से आप उतर पाते हैं। तो इसका रीजन यही है कि आपको ना एक थोड़ा पीछे से प्रेशर भी मिल रहा है, थोड़ी फोर्स मिल रही है, हो सकता है ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है, पर आप इजीली उतर पा रहे हैं, इजीली आगे फॉरवर्ड कर पा रहे हैं। सेम इसमें ये है कि जब पानी की भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन की तरफ रहेगी जिस तरफ बोट की डायरेक्शन है, तो बोट को और इजी तरीके से आगे फॉरवर्ड होने में मदद मिलेगी। तो इस केस में ना देखिए स्पीड अभी हम एक्यूरेट ये नहीं कहेंगे 30 है, इस केस में स्पीड बोट की जो हो जाएगी वो हो जाएगी 35 हो जाएगी। जी हाँ, ये बात याद रखिए, इस केस में जो रिजल्टेंट स्पीड होगी बोट की वो हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगेन दूसरा केस लेता हूं मैं, ये मेरी बोट है, पानी का फ्लो है, इस बार मैं बोलता हूं बोट की स्पीड यही है हमारी, कितनी 30, लेकिन पानी की जो डायरेक्शन है, पानी की मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो बोट की मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, और पानी की स्पीड मैंने मान ली 5 किलोमीटर पर आवर। तो बिल्कुल सेम समझिए कि जब आप माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, आप जोर मतलब दौड़ लगा के ऊपर चढ़ रहे हैं, पर आप को प्रॉब्लम हो रही है चढ़ने में, मतलब दिक्कत आ रही है कि एक रेजिस्टेंस हो रहा है कि आप अपना मतलब उतना बेस्ट दे नहीं पा रहे, जितने बेस्ट से आप अपने अंदर से बिल्कुल पोटेंशियल उठा के एकदम भागे थे। तो इस केस में क्या हो रहा है, सेम यही कंडीशन हो रही है कि बोट इधर जाना चाह रही है, लेकिन नीचे की जो लेयर है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में एक मूवमेंट शो कर रही है। तो इसकी वजह से इसकी स्पीड पर ना इफेक्ट आता है, और बिल्कुल सेम इफेक्ट आता है जितना इसकी मूवमेंट में आता है। मतलब इसकी मूवमेंट में इफेक्ट कितना आ रहा है, आगे इधर अपोजिट डायरेक्शन में फॉरवर्ड होने का आ रहा है, कितना आ रहा है 5 किलोमीटर, उतना ही इसके अंदर से कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, इतना ही निकल जाता है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट स्पीड रहेगी वो रहेगी 30 माइनस 5, 25 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में हमारी जो स्पीड होती है पानी की और बोट की वो प्लस हो जाती है, अप स्ट्रीम में उन दोनों की स्पीड रिड्यूस हो जाती है, कट जाती है। ठीक है, मतलब उसके अंदर से रिड्यूस हो जाती है, निकल जाती है। अब अगर हमारे पास स्ट्रीम ना डाउन स्ट्रीम हो ना अप स्ट्रीम हो, मतलब पानी जो है बिल्कुल ठहरा हुआ है, जो हमारा पानी है बिल्कुल ठहरा हुआ है और बोट उसके ऊपर चल रही है, पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है, ना तो अपस्ट्रीम है ना डाउन स्ट्रीम है, और इसकी स्पीड मैंने बोली 40 है, 40 किलोमीटर पर आवर, ना तो अपस्ट्रीम है ना डाउन स्ट्रीम है, तो इसकी रिजल्टेंट स्पीड यही रहेगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो हम करते हैं इसके बाद। बस ये याद रखना है कि जो हमारा डाउन स्ट्रीम है उसके अंदर दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, तो इसलिए इनकी रिजल्टेंट स्पीड प्लस हो जाती है। अपस्ट्रीम में इनकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, इसलिए जो बोट की स्पीड होती है उसमें से अपस्ट्रीम की स्पीड को हम माइनस कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और जहां पे भी स्ट्रीम नहीं होती है वहां पे रिजल्टेंट स्पीड वही रहती है। ठीक है, ये हमारा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कांसेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ मोटर बोट whose speed is 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर है, अगर उसमें हम किसी मोटर बोट की स्पीड जज करें तो वो आती है 24 किलोमीटर, तो स्पीड ऑफ अ बोट क्या हो गई 24 किलोमीटर पर आवर।
in still water takes 1 hour more to go 30 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. तो स्पीड निकाली स्ट्रीम की तो हम x लेट कर देते हैं, x km/h की द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब बात सुनने वाली ये है, मान के चलिए ये एक स्पॉट है जहां से हमारी जो बोट है वो चलना शुरू करती है, चलना शुरू करती है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है। पानी का जो फ्लो है, पानी का जो मूवमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो कैसा केस हो गया? डाउन स्ट्रीम हो गया, ठीक है। जब पानी की डायरेक्शन भी सेम हो, बोट की डायरेक्शन भी मूवमेंट की सेम हो तो डाउन स्ट्रीम हो जाता है। इसको 32 किलोमीटर जाना, मैंने कहा ये 32 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी हो गई है 32 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक। अब ये डाउनस्ट्रीम जाती है तो मैंने बोल दिया इसको कुछ टाइम लग रहा होगा, मैंने बोल दिया y टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है? y। जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगी तो y टाइम लग रहा है, ठीक है। अब जब ये इस पॉइंट से वापस आएगी तो डाउनस्ट्रीम नहीं होगा। जब ये अगर इस पॉइंट पे पहुंच गई है, यहां पहुंच गई है, अब जब ये यहां से वापस आएगी तो पानी की तो मूवमेंट अब भी इस तरफ ही है और इसका मूवमेंट हो जाता है इस तरफ। तो ये जब वापस आएगी तो अब केस हो गया अपस्ट्रीम। जो अब टाइम लगेगा ना, वो जो टाइम पहले लग रहा था और जो अब टाइम लगेगा उसमें डिफरेंस होगा 1 का, क्योंकि उस टाइम जाते हुए टाइम लग रहा था y, अभी जब वापस आएगी तो उसमें टाइम लगेगा 1 hour मोर। बोला इसने 1 hour मोर, इट टेक्स 1 hour मोर टू गो टू द 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अब टाइम लगेगा y+1। अब वापस जब ये आएगी इसी स्पॉट पे तो इसको टाइम लगेगा y+1। तो हमें स्पीड बतानी है कि स्ट्रीम की स्पीड क्या है। बोट की स्पीड हमें पता है, हमें इसकी स्ट्रीम पता है, हमें इन दोनों के बीच का पॉइंट का आने जाने का डिस्टेंस होता है 32 किलोमीटर। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। दो केस बना देता हूं मैं बनाता हूं जब डाउनस्ट्रीम है, जब डाउनस्ट्रीम है, जब अपस्ट्रीम है। डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? देखिए इस टाइम स्पीड की बात होती है, रिजल्टेंट स्पीड, बोट की स्पीड भी और स्ट्रीम की स्पीड भी, बोट की स्पीड भी और स्ट्रीम की स्पीड भी। तो देखिए बोट की जो स्पीड है वो है 24, लेकिन जो स्ट्रीम की स्पीड है वो है x। तो डाउनस्ट्रीम में मैंने आपको जब बताया था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, मैंने बताया था डाउनस्ट्रीम में दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ 24 + x km/h। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? इसको s2 s1 मान लेते हैं। इसमें स्पीड माइनस होती है, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस होती है, इसमें हो जाएगा 24 - x। ओके, डिस्टेंस क्या है? सेम इसके लिए भी है, जब ये वापस आएगा यहाँ से बोट वापस आएगी 32 किलोमीटर, आना जाना, ठीक है। यहाँ टाइम क्या लगेगा? तो टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ टाइम लग रहा है 32/24 + x और r आएगा, टाइम की यूनिट r आएगी। यहाँ टाइम लगेगा 32/24 - x r। अब देखिए अपस्ट्रीम 1 घंटा ज्यादा टाइम ले रही है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम, तो इसमें 1 घंटा फालतू है। दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 घंटे का। ये ज्यादा हुई क्योंकि ये टाइम 1 घंटा ज्यादा ले रही है, जस्ट 1 घंटा। अगर ये 10 ले रही है, 11 ले रही है तो 11 - 10 = 1। अगर ये 12 ले रही है, 11 ले रही है, अगर ये 20 ले रही है, 19 ले रही है, दोनों में 1 घंटे का डिफरेंस है। अगर मैं इसमें से 1 घंटा निकाल दूं तो दोनों बराबर टाइम ले रही है। अगर ये 20 आवर ले रही है, अगर ये 20 आवर टाइम ले रही है तो ये टाइम ले रही है 19 आवर। 1 घंटा फालतू ले रही, बोला इट टेक्स 1 आवर मोर। तो अगर मैं इसमें से 1 आवर निकाल दूं तो 19 आएगा, दोनों बराबर ही आएंगे। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो =1 आएगा।
इसके टाइम में से इसका टाइम माइनस कर दूं तो 1 आएगा। देखिए 20 में से 19 माइनस कर दूं 1 आएगा, क्योंकि दोनों में 1 आवर का डिफरेंस है बस। तो यही करना है। बिल्कुल जो हमने क्वेश्चंस करे हैं वो फ्लाइट वाले, उनमें भी हमने ऐसे ही करा था। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ अपस्ट्रीम का टाइम ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा, तो ये बड़ी यूनिट है, बड़ी वैल्यू है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ अपॉन 24 माइनस एक्स, माइनस करता हूँ ये वाला टाइम, डाउनस्ट्रीम वाला टाइम, 24 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। अब देखिए दोनों में से 32 ऊपर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा हमारे पास 1 अपॉन 24 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 24 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 24 माइनस एक्स, 24 प्लस एक्स का, तो उसमें हमें ये देखना है कि छोटी सी ट्रिक क्या लग सकती है। यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट होने वाला है, ठीक है, कैसे बनेगा 24 माइनस एक्स 24 प्लस एक्स। पहले तो एलसीएम लिया मैंने, इसने इसको डिवाइड करा, बचाइए ये ऊपर चला गया 24 प्लस एक्स, इसने इसे डिवाइड करा, बचाइए तो माइनस का 24 माइनस एक्स। देखिए जब भी माइनस का साइन आए ना, जब भी माइनस का साइन आए उसके बाद जो भी लिखे वो ब्रैकेट में लिखे, उसके बाद जो भी लिखे वो ब्रैकेट में लिखे। उसका रीजन ये रहेगा क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी। अगर आप डायरेक्ट उसको ऐसे लिख देते ना तो यहाँ पे माइनस का 24 होता, माइनस का एक्स होता, लेकिन अगर आप लिखेंगे ना तो माइनस का 24 होगा प्लस का एक्स होगा। तो इसलिए मैंने बोला है कि इसको ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि यही सही तरीका है, यही सही तरीका है। अब a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, फॉर्मूला याद होगा आपको, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। 32 24 प्लस एक्स माइनस 24 प्लस एक्स, a स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, यहाँ 2x बचेगा, तो 2x इंटू 32 और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर 576 माइनस एक्स। इन दोनों को उठा के इधर ले आते हैं, ये 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 64x, तो ये जब इधर आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 64x माइनस 576 इक्वल्स टू 0। तो देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा 576 के फैक्टर्स करने का। तो 576 के फैक्टर्स करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देखिए इतने सारे नंबर्स आ रहे हैं। अब इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि 64 आता है। तो देखिए ये जो अरेंजमेंट होती है ना, ये तभी आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस का, फैक्टराइजेशन मेथड का। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तैयारी करेंगे तो इसी का आएगा, इसी से आपका सॉल्व हो पाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 8 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। तो 72 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो 64 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 72x में से मैं 8x माइनस करूंगा तो 64 आएगा, ये 64। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, x कॉमन लेता हूं, अंदर बचेगा x प्लस 72 माइनस 8 कॉमन लेता हूं, x प्लस 72, यहाँ पे x माइनस 8, यहाँ x प्लस 72 0। अब x को सेपरेट 0 के इक्वल, यहाँ x की वैल्यू आ गई 8, यहाँ x की वैल्यू आई माइनस 72। तो
देखिए नेगेटिव स्पीड कभी भी नहीं होती, नेगेटिव स्पीड कभी भी नहीं होती है। हम लेंगे x इक्वल्स टू 8, तो देयरफॉर हमारी स्ट्रीम की जो वैल्यू है, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो आई है 8 किलोमीटर पर आवर। A journey of 192 km from a town A to town B takes 2 hours more by an ordinary passenger train than a superfast train. If the speed of the faster train is 16 km per hour more, find the speed of the faster and the passenger train. देखिए एक टाउन है A, एक टाउन है B, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 192 किलोमीटर। यहीं से पैसेंजर ट्रेन चलेगी, यहीं से सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी। जो पैसेंजर ट्रेन है मैंने बोला वो x स्पीड से चल रही है, तो सुपरफास्ट ट्रेन कितनी स्पीड से चलेगी? 16 किलोमीटर मोर। अगर यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन है, यहाँ सुपरफास्ट ट्रेन है, ये चलेगी x स्पीड से, तो ये चलेगी x प्लस 16 स्पीड से। क्वेश्चन में तो यही लिखा है, ये हमने लेट करा है कि सुपरफास्ट ट्रेन जो है वो 16 किलोमीटर स्पीड ज्यादा लेती है, ज्यादा ट्रैवल करती है या ज्यादा स्पीड से चलती है एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर अगर x स्पीड से चलेगी तो ये x प्लस 16 है, ठीक है। एक दूसरी बात और बोली गई है क्या कि जो पैसेंजर ट्रेन है ना वो 2 घंटे ज्यादा टाइम लेती है, 2 घंटे ज्यादा टाइम लेती है इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस पे जाने का, इससे 2 घंटे ज्यादा। अगर ये y टाइम लेगी, अगर ये सुपरफास्ट ट्रेन y टाइम लेगी तो ये टाइम लेगी y प्लस 2। अगेन हमें दोबारा इक्वेशंस को टाइम के अकॉर्डिंग रखना है, जैसे हम इससे पहले कई इक्वेशंस में टाइम के अकॉर्डिंग ही रखते आए हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 घंटे का। हमने इससे पहले बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन करा, उन दोनों में डिफरेंस टाइम का था 1 आवर का, इनमें है 2 घंटे। अब करना कैसे देखिए, मैं कहता हूं लेट द speed of the passenger train is x kilometer per hour, x किलोमीटर पर, ठीक। तो पैसेंजर के लिए मैं यहाँ पे SP मान लेता हूँ, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दोनों ट्रेन के लिए कॉमन है, सेम है 192 किलोमीटर। तो ये टाइम कितना ले रही है? ये टाइम ले रही है x अपॉन 192, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां मैंने गलत लिखा है, टाइम ले रही है ये 192 अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब बात करते हैं हम सुपरफास्ट ट्रेन की। इसकी स्पीड है x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर, यहां टाइम r मिलते हैं। डिस्टेंस इसको भी 192 किलोमीटर ट्रेवल करनी है, तो ये क्या टाइम ले रही होगी? 192 x प्लस 16 r, क्योंकि टाइम r में। ये वो टाइम है जिसके अंदर 2 घंटे भी इंक्लूड है। ये अगर 5 आवर ले रही है इधर से इधर पहुंचने का, 5 आवर ले रही है, तो ये ले रही है 7 आवर। बोला ना 2 घंटे ज्यादा ले रही है ऑर्डिनरी ट्रेन, तो ये इसका मतलब इसके अंदर 2 घंटे इंक्लूड है, क्योंकि अगर ये भी 5 घंटे में पहुंचा रही होती पैसेंजर्स को तो ये भी इसी स्पीड में जा रही होती, पर इसकी स्पीड ये नहीं है x प्लस 16, इसकी तो x है। इसकी स्पीड कम है तो ये टाइम ज्यादा ले रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 घंटे ज्यादा ले रही है। तो अगर मैं इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड माइनस कर दूं तो 2 घंटे बचेंगे, क्योंकि देखो इसने बताया ना दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस स्पीड में टाइम में डिफरेंस क्या है? सिर्फ 2 घंटे का। दोनों में टाइम में डिफरेंस है 2 घंटे का। तो बस इसको भी हम टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, जैसे इससे पहले क्वेश्चन करें। तो 192 अपॉन x माइनस 192 x प्लस 16 इक्वल्स टू 2r, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं,
x x प्लस 16, x ने x को डिवाइड करा, यहाँ ऊपर जाएगा x प्लस 16 माइनस 122x, इससे ये कट जाएगा 192x, इससे ये कट जाएगा, x बचेगा 2। ये देखिए एक और चीज, अगर किसी क्वेश्चन में ये वाला पार्ट मिनट में दे रखा है तो उसको आपको आर में चेंज करना है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके अलावा अगर ये आर में ही दे रखा है तो इसको हमें आर में ही लिखना है। ये चीज हमें बिल्कुल अच्छे से नोट रखनी है, बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये आर में है तो आर में ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये वाला पोर्शन आर में तो ये भी आर में। अब 19 की मल्टीप्लाई से 19x, इसकी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं, इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये आएगा 19 और 16 और 30, ठीक है। ये आएगा 19x प्लस 304। देन गलत हो रहा है ना ये, हाँ ये गलत हो रहा है, रुक जाओ। ये 192 है, एलसीएम लेंगे तो ये x प्लस 16 आएगा। इसको इससे काटेंगे तो ऊपर ये बचेगा x प्लस 16, मैंने 90 लिख दिया था 192 की जगह, माइनस 192x, एलसीएम लेंगे तो यही आना है, ठीक है। ओके, अब ये हो जाएगा 192x। अब 192 की मल्टीप्लाई 16 से करते हैं, 6 2 जा 12, 6 9 जा 54, 55, 6 1 जा 6, 11, 1 2 जा 2, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, तो ये 27307 प्लस 3072 माइनस 192x। 2 की मल्टीप्लाई हम, ये हो जाएगा 2x, जब x से होगी 2x और यहाँ पे x प्लस 16, ये कट जाएंगे। अब इसको करेंगे 3072 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 32x। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे कुछ इस तरीके से, 2x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 3072 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, ये x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 1536 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेंगे, 2 0 के नीचे गया और यहाँ से गायब हो गया, मतलब 2 0 से 0 और यहाँ पे 0 बचा। 2 कॉमन लिया, x स्क्वायर, 2 इसमें से भी कॉमन ले लिया, 16 इसमें से कॉमन लिया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। 2 जो बचेगा यहाँ पे ब्रैकेट में, होल ब्रैकेट में बाहर 2 होगा, वो 0 के नीचे चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है तो 1536 को हमें कुछ इस तरीके से लिखना है कि इसके जो फैक्टर्स आए और यहाँ पे 16 बन जाए। तो देखिए 1536, तो 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो देखिए 48 में से अगर मैं 32 माइनस करूंगा तो मेरा 16 आएगा, 48 में से अगर 32 माइनस करूंगा तो मेरा 16 आएगा। मैं अगेन वही बात बोलूंगा कि ये फैक्टर्स को इस तरीके से लिखना हो तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट मैं इसको लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 32x माइनस 15360। देखिए मैंने ये 2 वीडियोस कराई है, पार्ट 1 पार्ट 2 में तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट है, पार्ट 3 और पार्ट 4 में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं और मैंने सभी तरह के क्वेश्चंस करा दिए ऑलमोस्ट। आपको अपस्ट्रीम बोर्ड स्ट्रीम मतलब बोर्ड वाले करा दिए, ये ट्रेन वाले हो गए हैं,
अभी 2 क्वेश्चंस और हैं, वो भी कर लेना, उनको भी समझ लीजिएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा होगा फ्लाइट वाला जो क्वेश्चन था, बोर्ड स्ट्रीम वाला जो क्वेश्चन था, उसमें हमने टाइम के अकॉर्डिंग ही रखा है सब कुछ। देखिए हमने टाइम का डिफरेंस रखा है बस, जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसका आगे रखते हैं, जो कम ले रहा है उसको माइनस करते हैं, और जितना ज्यादा था इसके अंदर, जितना ज्यादा था, जिसने बोला 2 ज्यादा था, वो इक्वल्स टू के आगे रखते हैं। अब देखिए इसमें से x कॉमन ले लेता हूं मैं, x प्लस 48 माइनस 32 कॉमन लूंगा तो x प्लस 48 ही आएगा। अब x प्लस 48 कॉमन ले लेते हैं, अंदर x माइनस 32 इक्वल टू 0, x प्लस 48 को 0 के इक्वल और x माइनस 32 को 0 के इक्वल। यह x की वैल्यू माइनस 48, यह x की वैल्यू 32। देखिए नेगेटिव तो स्पीड होगी नहीं, नेगेटिव तो स्पीड होगी नहीं, बिल्कुल भी स्पीड होगी हमारी पॉजिटिव। तो देखिए जो पैसेंजर ट्रेन थी, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन वो हमारी क्या है, 32 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ सुपरफास्ट ट्रेन जो है हम 32 में 16 प्लस कर देंगे, 48 किलोमीटर पर आवर। तो यही 2 चीजें उसने पूछी थी और यही 2 चीज हमने निकाल के दे दी। 2 pipes running together can fill a tank in 11 whole 1/9 minutes. If one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank, find the time in which each pipe would fill the tank separately. तो क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना। ये कह रहा है 2 पाइप है, अगर 2 पाइप को हम उनको एक साथ उनको ओपन कर दें और किसी टैंक में वो पानी फिल करना स्टार्ट करें, तो उस पूरे टैंक को कंप्लीटली फिल कर देते हैं 11 होल 1/9 मिनट। तो आप देखिए दोनों मिलकर, ये 2 पाइप हैं, दोनों मिलकर एक काम कर रहे हैं। वो एक काम क्या है, पूरे टैंक को भरना। तो मैं मानता हूं कि इनको जो काम मिला हुआ है ना, जो इनको वर्क मिला हुआ है वो है 1। मैं कितना मान लेता हूं, 1 वर्क मिला हुआ है, सिर्फ एक काम जो ये कर रहे हैं। तो देखिए मैं कहता हूं कि दोनों मिलकर ना 11 होल 1/9 मिनट्स में इस पूरे काम को कर देते हैं। If one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank, find the time in which each pipe would fill the tank separately. अगर मैं एक पाइप की बात करूं, एक पाइप कितनी देर में भरेगा, तो इसने कहा है पाइप है 2, मैं मान लेता हूं A और B। तो इन दोनों में से एक पाइप है जो दूसरे पाइप से 5 मिनट ज्यादा ले रहा है अकेला उस टैंक को भरने में। मैंने बोला ये जो x है, ये जो B है, ये x मिनट में या फिर मैं मानता हूं A ना x मिनट में पूरा टैंक अकेला भर देता है। मतलब x एक इतने मिनट में, A जो है वो x मिनट में 1 काम करता है, A x मिनट में 1 काम करता है अकेला। ये दोनों अगर मिलके कर रहे हैं तो ये तो इतने मिनट में कर रहे हैं, 11 होल 1/9। अगर खाली A की बात करूं तो वो x मिनट में इस पूरे काम को कर रहा है। काम क्या है, पूरा का पूरा हमने एक काम मान लिया कि एक काम क्या है कि टैंक भरना। जी हाँ, इस क्वेश्चन के लिए आपको काम को 1 मानना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको 1 वर्क मानना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ही वर्क का है। तो ये जो B है ना, ये इस टैंक को अकेले भरने के लिए इतने मिनट ले रहा है, x प्लस 5 मिनट। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं लेट A takes x minutes to complete to fill the tank. B takes x plus 5 minutes to fill the tank. ठीक है, to fill the tank बोलिए या फिर 1 वर्क कर रहा है, कोई काम ही कर रहे हैं, दोनों मिलके टैंक को भर रहे हैं।
अब यहां से पता चल गया है, तो ए तो अकेला x मिनट में इस पूरे काम को कर रहा है, जी जो b है वो x + 5 मिनट में पूरा काम कर रहा है। अब हमको देखो क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिए। जो a है, मैं कुछ समझा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना। जो a है वो x मिनट में, x मिनट्स में 1 वर्क कर रहा है। मान के चलिए, मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने काम दिखाना पड़ता है ना, हम यहाँ थोड़ा लिखेंगे 1 टैंक फिल, नहीं काम दिखाना पड़ता है, तो मैंने एक काम मान लिया, एक काम कर रहा है बस, एक काम क्या पूरा भरना, उसको पूरा एक मान लिया। तो एक x मिनट्स में 1 काम कर रहा है, 1, तो 1 मिनट में कितना कर रहा है, 1/x। अगर मैं 24 घंटे में 48 रसगुल्ले खा रहा हूँ, 48 रसगुल्ले, मैंने 24 घंटे में 48 रसगुल्ले खा लिए, तो मैंने 1 घंटे में कितने खाए हैं, 2। जब मैं 1 घंटे में 2 खाऊंगा, 24 आवर्स में 48 खा लूंगा, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या करा 2 निकालने के लिए, जब ज्यादा टाइम था 24 आवर में 48, तो 1 आवर में 48/24, तो आ गया 2 कि 1 घंटे में 2 खा रहा हूँ। तो ये समझने की कोशिश करना, 48/24 जो यहाँ दे रखा है उसकी जगह 1 निकालने के लिए हम सीधा यहाँ पे क्या कर देते हैं, उसको सामने वाले के नीचे डिवाइड कर देते हैं। सेम मैंने ये करा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखिए मैंने क्या लिखा है 1 मिनट में 2, मैं लिख सकता हूँ इसको 1 in 1 मिनट A will fill इतना टैंक भर देगा। अगर x मिनट में 1 पूरा भर रहा है तो 1 मिनट में 1/x भर रहा है, ठीक है। ये बात समझना, इन 1 मिनट A will fill 1/x ऑफ टैंक, 1/x ऑफ टैंक, इतना पार्ट टैंक का भर देगा, ठीक। सेम ऐसे b के लिए समझना, इसको मैं रख कर देता हूँ। सेम ऐसे b के लिए समझना, जो b है वो x + 5 मिनट में पूरा टैंक, एक पूरा काम कर रहा है, पूरा टैंक भर रहा है अकेला। तो 1 मिनट में कितना भर रहा है, 1/x + 5। ये बिल्कुल सेम वैसे ही करा मैंने, तो मैं इसके लिए भी क्या लिख सकता हूं, इन 1 मिनट b will fill 1/x + 5 पार्ट ऑफ द टैंक। तो 1 मिनट में ये इतना काम कर रहा है, B 1 मिनट में इतना काम कर रहा है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें देखिए, पहले तो कि हमें पता चल गया दोनों का 1-1 मिनट का, दोनों 1 मिनट में कितना कर रहे हैं, A तो कर रहा है 1/x और B कर रहा है 1/x + 5। अब देखना ये है कि A plus B will fill the tank in, इसको ऐसे लिखिए, in A plus B। ये 1 मिनट में 1/x भर रहा है, ये B 1 मिनट में 1/x + 5। अब दोनों को मैंने ऐसे रख के ऑन कर दिया, तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, तो 1 मिनट में देखो A कितना भर रहा था 1/x, अब दोनों का पूछा दोनों एक साथ कितना भरेंगे, तो A तो 1 मिनट में इतना भर रहा था और B 1 मिनट में इतना भर रहा था। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ऊपर आएगा x + 5 + x, नीचे आएगा x + 5, सॉल्व करना यही आएगा, ये हो जाएगा 2x + 5/x² + 5x, ये आएगा। तो दोनों 1 मिनट में, दोनों एक साथ 1 मिनट में इतना भर रहे हैं, अकेले अकेले इतना भर रहे हैं, अकेले अकेले इतना भर रहे हैं, दोनों एक साथ इतना भर रहे हैं। अब मैं
क्यों कर रहा हूं ऐसा? देखिए मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे को ये जो पार्ट, ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये दोनों की एक साथ दे रखी है और कहीं पे भी नहीं दे रखी, तो इसलिए मैंने दोनों का निकाल लिया, दोनों का एक साथ निकाला। पहले दोनों को अलग अलग निकाला मैंने काम, दोनों का अलग अलग वर्क निकाला, अब दोनों का 1 मिनट का अलग अलग निकालने के बाद दोनों का एक साथ 1 मिनट का निकाला, तो ये आ गया। क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये दोनों का एक साथ है, पर ये वो टाइम है जिसमें पूरा काम कर रहे हैं। अब जब 1 मिनट में ये इतना काम कर रहे हैं, अब आते हैं हम अपने दोबारा क्वेश्चन पे, यहाँ पे रोक देते हैं। हमें पता चल गया कि दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना कर रहे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 11 होल 1/9 मिनट्स। तो देखिए दोनों के बारे में बता रखा है, इधर देखिए A प्लस B, ध्यान रखिए इन 11 होल 1/9 को अगर मैं चेंज करूंगा तो ये आएगा 100/9 मिनट्स। मैं क्या लिख सकता हूं, इन 100/9 मिनट्स A प्लस B इसको आप ऐसे करें। देखिए पहले इसको समझिए, समझ लीजिए पहले। जो A प्लस B है वो इतने मिनट्स में इतना काम कर रहा है, दोनों मिलकर इतने मिनट्स में इतना काम कर रहे हैं। देखो हमने पूरे टाइम को भरने को एक काम माना है, तो इसने ये बोला है कि 11 होल 1/9 मिनट में वो इतना भर रहे हैं, इतने मिनट्स में इतना काम कर रहे हैं। तो दोनों 1 मिनट में कितना करेंगे, दोनों 1 मिनट में कितना करेंगे, वही करेंगे सिंपल। ये पूरा का पूरा पार्ट नीचे आ जाएगा और जो बिल्कुल नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई में, आपको पता है, तो हो जाएगा 9/100। इतना काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 1 मिनट में इतना कर रहे हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन कह रहा है कि 11 होल 1/9 मिनट में पूरा काम कर रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं भैया, अभी समझाया था। तो दोनों का 1 मिनट का काम ये आ गया और दोनों का ही 1 मिनट का काम ये था। तो अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो पहले इसको लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे इसको, या तो इसको आप ऐसे करिए सिंपल, अगर आपको लिखना भी नहीं है, आपको पता चल गया है कि जो A प्लस B है fill the tank in 100/9 minutes. In 1 minute, A plus B will fill 1/100/9, या आप कह सकते हैं 9/100, इतना भरेंगे। अगर ये पूरा का पूरा टैंक 100/9 मिनट्स में भर रहे हैं तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, वो मैंने आपको भी ट्रिक समझाई थी, क्या कि A प्लस B 100/9 मिनट्स में एक काम कर रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना करेंगे, 1/100/9, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9/100 इतना करेंगे। जी हाँ, एक बार आप ना इन क्वेश्चंस को ऐसे ही ट्राई करना, 1 2 3 क्वेश्चन करना, इसके बाद चौथे 5वीं बार आप करोगे तो उसको बहुत आराम से होगी सॉल्व। यही तरीका है, ये सबसे सिंपल तरीका है। तो हमें पता चल गया दोनों 1 मिनट में इतना कर रहे हैं, पर हमने क्वेश्चन में निकाला कि दोनों 1 मिनट में इतना कर रहे थे, तो दोनों का क्या करता हूं मैं, कंपेयर कर देता हूं। 2x + 5 x² + 5x = 9/100, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 200x + 500। जब 100 की मल्टीप्लाई से होगी तो ये हो जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई से होगी तो हो जाएगा 9x² + 9 5 = 45x। ठीक है, अब देखिए इसको उठा के हम इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 9x²। जब 200x 45x में से डिडक्ट होगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 155x - 500
इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 9 और 500 को कुछ इस तरीके 9 और 500 की मल्टीप्लाई करनी है और इन्हें कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि बीच में 55 आ जाए। तो उसके लिए देखिए अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए 9 और 500, आज मेथड समझिए, 9 और 500 के हमें फैक्टर करने हैं। तो पहले 3 के फैक्टर करिए, 3 into 3, 500 करेंगे 5 into 10 into 10, और 10 को लिख सकता हूँ 2 into 5 into इसको 10 रखिए, 3 3 is 9, 9 2 is 18, 18 10 is 180, और 5 5 is 25। तो 180 में से जब 25 माइनस होगा तो 155 आएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 9x² माइनस 180x प्लस 25 माइनस 500 इक्वल टू 0। देन 9x कॉमन ले लिया, x माइनस 20 प्लस 25 कॉमन ले लिया, यहाँ पे मैंने x नहीं लगाया, माइनस x बचा और इसमें आ जाएगा यहाँ पे माइनस 20। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, दोनों में x माइनस 20 कॉमन लूंगा और यहाँ आएगा 9x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ x माइनस 20 इक्वल टू 0, यहाँ 9x प्लस 25 इक्वल टू 0, यहाँ x की वैल्यू 20 और यहाँ माइनस 25 ओवर 9। तो देखिए नेगेटिव वैल्यू नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि जो हमारा टाइम है वो नेगेटिव हम नहीं लेंगे। तो अब उसने पूछा है कि सेपरेटली बताओ ये दोनों कितनी देर में भरेंगे। तो सेपरेटली ये तो x मिनट ले रहा है और ये x प्लस 5 ले रहा है, तो x की वैल्यू 20 है तो ये तो लेगा 20 मिनट्स, ये लेगा 25 मिनट्स, और यही आंसर है हमारे दोनों। तो यहाँ ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। A student scored a total of 32 marks in class test in maths and science। एक स्टूडेंट है, उसने उसका क्लास टेस्ट हुआ मैथ्स का और साइंस का, तो जो मैथ्स में मार्क्स आए जो साइंस में मार्क्स आए उन दोनों मार्क्स को मिला के उसके 32 मार्क्स हैं। Had he scored 2 marks less in science, 2 मार्क्स उसको साइंस में कम मिले हैं, and 4 marks more in maths, और 4 मार्क्स उसको ज़्यादा मिले मैथ्स में। Product of his marks would have been 253। और वो जो साइंस में मार्क्स आए हैं और वो जो मैथ्स के मार्क्स आए हैं उन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो उनके प्रोडक्ट करने पर हमें आंसर आ रहा है 253। तो कह रहा है फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए आपको पता है इस मैथ्स के और साइंस के प्लस के 32 है, तो मैं क्या कहता हूँ लेट x बी द मार्क्स इन मैथ्स, देन marks in science is 32 minus x। ठीक है, दोनों को मिला के अगर x 32 मार्क्स है और मैथ्स में अगर x मार्क्स है तो साइंस में कितने होंगे। तो 32 में से मैथ्स के मार्क्स निकाल लीजिए, तो 32 में से मैथ्स के निकाल लीजिए, जो बचेंगे वो किसके मार्क्स होंगे, साइंस के। अभी कह रहा है कि 2 मार्क्स उसको कम मिले हैं, साइंस में 2 मार्क्स उसको कम मिलेंगे, ठीक है, एंड 4 मार्क्स मोर इन मैथ्स, और मैथ्स में उसको कितने मिले, 4 ज्यादा मिले। तो इन मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 253। अब हमें मार्क्स बताने, देखिए सॉल्व हो गया, 32 में से 2 गया तो 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स बचेगा और मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम किससे, x प्लस 4 से। 30 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये आ गया 30x, इससे करेंगे ये आएगा प्लस का 120, इससे करेंगे माइनस x² माइनस 4x 253। 30x में से 4x जाएगा तो हमारे पास बचेगा 26x। अब इन सब चीजों को इधर ले आते हैं,
तो x इधर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। 30x में से 4x निकला था, माइनस हुआ था 26x, तो 26x उधर जाएगा तो माइनस का 26x। 120 इधर जाके माइनस होएगा 253 में से, और 253 बड़ा है तो उसका प्लस का साइन इधर आएगा, तो जब ये माइनस होएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है इनके फैक्टर्स। 26x हमारे पास, हमें 133 के फैक्टर्स कुछ ऐसे करने हैं कि हमारे पास बीच में जो लिखा है ना 26 बिल्कुल सेम एज इट इज फैक्टर्स का एक फॉर्म बन जाए। तो इसके फैक्टर्स हम देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। देखिए 133, तो 133 7 से कट सकता है, 7 1 जा 7, यहाँ बचेगा 6, 7 9 जा 63, और देखिए 19 1 जा 19, ये बचा है, तो 19 और 7 को प्लस करूंगा 26 ही आएगा, तो x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 7x प्लस 133 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x प्लस 19, x माइनस 19 माइनस 7 कॉमन लिया तो x माइनस 19 इक्वल्स टू 0। x माइनस 19 कॉमन आ रहा है, ले लिया जी, x माइनस 7 बचा 0, दोनों को सेपरेट रखेंगे 0 के इक्वल। ओके, अब देखिए x इक्वल्स टू 19 और x इक्वल्स टू 7, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है और दोनों ही वैल्यू हमारा आंसर हो सकती है। पर अब एक चीज इसमें यह भी देखनी है कि हमें मार्क्स बेसिकली बताने क्या, तो अगर ये आए तो क्या हो सकता है मार्क्स, तो देखिए दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो दो ही आंसर होंगे, एक इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा, एक इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। देखिए कैसे होगा, मैथ्स के मार्क्स हमारे थे x, मैंने कहा 19 आए, तो साइंस के कितने हो जाएंगे 32 माइनस x, 32 माइनस 19, तो देखिए तो यहाँ पे आएगा हमारा 23 मार्क्स आएंगे 23, ठीक है 23 ही आएंगे ना, या 13 आएंगे, 13। अगर हम मैथ्स के मार्क्स लेके चलेंगे 7, जो है 7 है, अगर हम मैथ्स के मार्क्स लेके चलेंगे 7, तो इसमें देखिए साइंस के क्या आएंगे 32 माइनस x, 32 माइनस 7, तो यहाँ पे आएंगे 25। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास दो आंसर हो सकते हैं, अगर हम 19 रखते हैं मैथ्स के मार्क्स तो साइंस के 13 रहेंगे, अगर मैथ्स के 7 रखते हैं तो इसके 25 रहेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है, जिसमें आपने बेसिक फंडास भी देख लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और हर तरह के इसमें क्वेश्चन कराए इस चैप्टर में, हर तरह के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस भी हैं जो सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, पर इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, तो आप इसी तरह के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको मटेरियल मिले। इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कैसे हम फैक्टर्स करके बीच का नंबर अरेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा, उसके भी आपको अपडेट्स मिलेंगे। Do you want to know?